सबसे पहले तो भारतीय किसान यूनियन युवा को बधाई, धन्यवाद। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन, वैसे तो हर साल चौधरी चरण सिंह की जयंती पूरे उत्तर भारत में मनाई जाती है, लेकिन ज्यादातर वो प्रतीकात्मक होती है। हम जाते हैं, उनकी प्रतिमा पे फूलमाला रखते हैं और उन्हें याद करते हैं। लेकिन जिस तरह का कार्यक्रम का आयोजन, एक कार्यक्रम शायद पहले हुआ था सिसोली में, इसी तरह करते जो छोटे किसान के हित में निर्णय उनके द्वारा लिए गए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर पूरी उत्तर प्रदेश और बिहार में हम जाते हैं, अगर हम कुर्मी बहुल क्षेत्र में जाएंगे तो कहेंगे चौधरी चरण सिंह कुर्मी थे। अगर यादव बहुल क्षेत्र में जाते हैं तो कहते थे चौधरी चरण सिंह यादव, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहते थे कि चौधरी चरण सिंह जाट। तो एक तरह से किसान कौम का प्रतिनिधित्व ने किया जाति से ऊपर उठ के। उस समय जातियों का प्रकोप इतना था भी नहीं जितना बढ़ रहा, धीरे धीरे तो ज्यादा बढ़ रहा है। और ज्यादातर हम उन्हें यहां तक सीमित कई बार करना चाहते हैं, उनकी ज्यादा लोकप्रियता और ज्यादा राजनीतिक सफलता पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में विशेष रूप से चौधरी चरण सिंह की रही। और किसानों के लिए जो काम किए वो तो बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें तो कोई दोहराई नहीं। और जो भी कम से कम इस क्षेत्र में सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में रहना चाहता है, वो चौधरी चरण सिंह का नाम लेके हमेशा शुरुआत करते रहे। तो इतनी बड़ी शख्सियत रही। एक संवाद का कार्यक्रम है, विशेष रूप से असली भारत गांव में बसता है, जो परविंदर ने कुछ वो बताए। उनकी एक सोच थी, बहुत कम लोगों को पता है कि वे एमए इकोनॉमिक्स थे। उनकी लिखी हुई किताबें विदेश के विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई गई, ऐसा नहीं था कि सिर्फ यहाँ। और उनकी इकोनॉमिक्स रूरल इकोनॉमिक्स से जुड़ी थी, गांव की। वो हमेशा कहते थे गांव की समृद्धि का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। और चौधरी चरण सिंह विशेष रूप से लघु उद्योगों के पक्षधर थे। मैंने उनकी इकोनॉमिक्स की जो किताब पढ़ी है, जितना उनके बारे में पढ़ा है, उनका नजरिया था कि बड़ी इंडस्ट्री के बजाय सरकारों को छोटी इंडस्ट्री और जो रूरल बेस्ड इकोनॉमी उस पर ध्यान देना चाहिए। उनका और उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी का टकराव भी इसी बात पे था। सामूहिक खेती और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर उन दोनों का हमेशा वैचारिक मतभेद रहा। टकराव नहीं कहूंगा, वैचारिक मतभेद। वो हमेशा छोटी इंडस्ट्री और लघु उद्योग के पक्ष में थे और नेहरू जी बड़ी इंडस्ट्री के पक्ष में थे। आज जब उनकी बात को हम यहाँ देखें, अब चूंकि नेहरू प्रधानमंत्री थे तो देश उसी दिशा की तरफ चल गया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी। गांव में लघु उद्योग नहीं लग पाए, बल्कि जो लघु उद्योग थे धीरे धीरे वो समाप्ति की ओर हो गए। धीरे धीरे हम शहरों में जो छोटा काम करने वाले लोग थे वो भी शहरों की तरफ शिफ्ट हो गए। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि शहरों में सुविधाएं रही, गांव में सुविधा नहीं रही। कोई भी इंडस्ट्री लगो, लघु उद्योग लगो, उसे बिजली की आवश्यकता पड़ती है, उसे आने जाने के लिए सड़कों की आवश्यकता है। उस समय पे ग्रामीण स्तर पे सुविधाएं नहीं थी, इसलिए बड़ी इंडस्ट्री का चलन चला। अगर जब लघु उद्योग की अगर बात करें तो अगर कोई सिसोली का व्यक्ति है और सिसोली के आसपास कोई छोटी सी इंडस्ट्री लग जा, उसे चाहे 10,000 रुपए मिलो, वो अपने घर से जाके काम कर सकता है, वापस घर आ सकता है। अगर उसे नोएडा गाजियाबाद भेजोगे तो बहुत बड़ी चाहिए। तो जो चौधरी चरण सिंह की सोच थी, वो सोच आज तक देश में लागू तो नहीं हो पाई, लेकिन ये सच है कि इस देश में गांव का विकास और उसका रास्ता वाकई उस सोच के साथ होकर गुजरता है। अब दुनिया में बड़े बदलाव हैं। अब दुनिया एक तरह से, पहले प्रदेश अलग अलग होते थे, फिर देश एक होना शुरू हुआ। अब कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स एक हो चुकी है। चूंकि चौधरी साहब इकोनॉमिक्स के प्रकांड पंडित थे, तो उसके बारे में दो बात कहना चाहूंगा। पहले हमें लगता था मंत्री बनने से पहले कि नहीं, बहुत ज्यादा बदलाव इस तरह से आपस में ही हो सकते हैं। अब तो पूरी दुनिया एक बाजार होगी। चाहे किसी भी देश को अपने आप को अलग थलग कोई देश नहीं रख सकता। हर देश कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में दूसरे देश के ऊपर निर्भर। और कोरोना के बाद जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी 2 साल में बैठी है, तो एक दूसरे को ज्यादा प्रभावित करना, लगातार एक देश दूसरे देश को लगातार ज्यादा प्रभावित करता है। और अच्छी बात यह है कि कम से कम इस बदलते हुए दुनिया में जो ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है नरसिम्हा राव के समय से, मैं विशेष रूप से युवा साथियों और बच्चों के लिए बात बताना चाहता हूं। हमारी समस्या भी हमारी पॉपुलेशन है। दुनिया के देश, अलग अलग देशों में जहां
वर्कफोर्स की आवश्यकता है। इस समय में ऐसी स्थिति है कि हिंदुस्तान से आज के दिन मांग रहे हैं, हमारी ताकत भी है, पूरा अरब कंट्रीज में देखोगे तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोग काम कर रहे हैं। और गांव और शहर के बीच का फासला पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे कम हुआ है बहुत ज्यादा। जो सुविधाएं पहले शहरों तक सीमित थी, चाहे वो बिजली की सुविधा हो, चाहे वो सड़कों की सुविधा हो, चाहे वो आने जाने के ट्रांसपोर्ट के साधन हो, कहीं ना कहीं गांव और शहर के बीच का जो गैप था वो कम होना शुरू हुआ। और आने वाले समय में, अभी मेरे याद है जब मैं मंत्री बना तो 4 घंटे बिजली आ गई थी गाँव में, अब 4 की बजाय 17-18 घंटे हुई। और आने वाले 1-1.5 साल में सरकार का ये विचार है कि इसे बजा के 24 घंटे किया जाएगा। गांव में भी 24 घंटे बिजली होगी, शहर में भी 24 घंटे बिजली होगी। सड़कें अब गांव तक पहुंच गई चौड़ी होकर। शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे गांव स्तर पर थोड़ी पहले से बेहतर होती जा रही है। तो गांव और शहर के बीच जो गैप था वो कहीं ना कहीं कम हुआ। अब 2 मुद्दे ऐसे हैं, चूंकि किसानों की राजधानी में हूं, किसान भवन में हूं, और आज का दिन ऐसा है कि कोई राजनीतिक बात तो बिल्कुल कहनी नहीं चाहिए, ना मैं राजनीतिक बात के लिए आया हूं। मैं तो धन्यवाद दूंगा गौरव टिकैत जी को, जिन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया, आपसे 2 बात करने का अवसर दिया, विशेष रूप से युवा साथियों से। 2 समस्या हमारे यहाँ किसान की विशेष रूप से। पहली समस्या है खेत में आवारा पशु, और दूसरी अभी तक गन्ने का भाव डिक्लेयर नहीं है। 2 समस्या विशेष रूप से है। इनके बारे में 2 बात जरूर कहना चाहूंगा, चूंकि आपका सांसद हूं तो आपके सामने अपनी बात रखना मेरा फर्ज है। ये समस्या आवारा पशु की कोई मुजफ्फरनगर की या उत्तर प्रदेश की, पूरे नॉर्थ इंडिया, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, गुजरात तक मैं रहा हूं, गुजरात तक ये समस्या बहुत बड़ी है और किसान इससे पीड़ित भी है और इस समस्या ग्रस्त है। और इस समस्या का कोई समाधान अभी तक किसी के पास आया नहीं। प्रयास तो किया था हमने कि ऐसा अब टीके आने लगे जिससे बच्चियां पैदा होती है तो थोड़ी समस्या का समाधान हो, लेकिन वो हो नहीं पाया। इस समस्या के समाधान के लिए पहला प्रयास मैंने मुजफ्फरनगर जनपद में तुगलकपुर गांव में किया, 31, और उसे नाम भी काऊ सेंचुरी दिया। चूंकि हमारी धार्मिक मान्यता ऐसी है कि हम भी नहीं चाहते हमारे खेत में फसल खराब करें, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि भूखे मरे, सड़े और इनकी दुर्गति हो, ये भी हमारे मन में बचपन से बैठा दिया गया। तो 31 दिसंबर को काऊ सेंचुरी तैयार हो रही है। 10,000, 5,000 से लेकर 10,000 तक का गौवंश की रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह। सेंचुरी नाम इसलिए दिया कि वहां खुलकर रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक खुंटे पे बांध दिया जाए और बंद करें। 31 दिसंबर को काऊ सेंचुरी का काम पूरे होने जा रहा है। 7 या 8 जनवरी से हमने हर ब्लॉक में कैटल कैचर खरीद लिया, ब्लॉक प्रमुख यहाँ मौजूद है। 7 या 8 तारीख से, जनवरी से, हर गांव से जितने भी पशु हैं जो बाहर घूम रहे हैं उन्हें गोवंश को पकड़ने का कार्य हम 7 या 8 तारीख से शुरू करेंगे। और मेरे विचार से 30 जनवरी तक मुजफ्फरनगर जनपद के किसी भी गांव में, किसी भी खेत में, किसी भी मोहल्ले में कोई गोवंश आपको 22 से 23 दिन के अंदर दिखाई नहीं देगा। सब के सब अपने बनने वाले काऊ सेंचुरी में हम लेकर चले जाएंगे। लेकिन ये बन तो गई, ये पायलट प्रोजेक्ट है पूरे देश का, समस्या पूरे देश की है और ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू भी मैंने कर दिया। लेकिन ये चलेगा कैसे, बहुत बड़ा सवाल है। इसमें सीएनजी प्लांट लगाया, जो गोबर होगा इन गाय का इकट्ठा होगा उससे हम सीएनजी बनाएंगे, और जो बचा हुआ सीएनजी प्लांट उसके अंदर ही लग रहा है, करीब 15 करोड़ की लागत से सीएनजी प्लांट में लगेगा। और साथ के साथ उसके ब्लॉक बना के जो अंतिम संस्कार में शहरों में जाते हैं उसके गोबर के ब्लॉक बनाए जाएंगे। एक तो व्यवस्था ये रहेगी। एक वहां ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है बड़ा, जिसमें किसी भी युवा को अगर ट्रेनिंग लेनी होगी अपनी डेयरी से संबंधित, या 3 महीने का कोर्स होगा जिससे वो स्वरोजगार अपना सकता है, वो ट्रेनिंग सेंटर भी वहां बन रहा है। लेकिन ये जनता के, विशेष रूप से किसानों के सहयोग के बिना चल नहीं पाएगी, मैं फेल हो जाऊंगा। अगर आप सब लोग मेरा सहयोग करेंगे, एक सहयोग तो होता है कि किसी बड़ी फैक्ट्री वाले से हर साल चंदा मांगा जाए, एक सहयोग वो होता है कि हर किसान से चाहे थोड़ा हो, चाहे एक गठड़ी भूस देने की स्थिति में कोई किसान है तो एक गठड़ी भूस भी अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं इसे चला कर दिखा दूंगा। अगर मैंने चला दिया तो मुझे लगता है जमीन की दिक्कत नहीं, पूरे उत्तर भारत में हर जनपद में आने वाले समय में काऊ सेंचुरी बनके किसान की जो सबसे बड़ी समस्या, विशेष रूप से सर्दियों में, इसके समाधान की तरफ कदम हम बढ़ा सकते हैं। तो मेरा आप आज से निवेदन ये रहेगा, ये काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन आपसे सहयोग इसे चलाने के लिए निश्चित रूप से चाहिए। दूसरी हमारी बात है कि अभी तक भाव डिक्लेयर नहीं हुआ। ये समस्या, चूंकि किसानों की राजधानी में हूं तो बार बार ये समस्या, ये सवाल सबके मन में है, क्योंकि हमारे यहाँ भाव अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। हमारे पड़ोस के प्रदेश में भाव डिक्लेयर हो चुके और बेहतर भी हैं।
मैं यही कहना चाहता हूं कि बातचीत हर स्तर पर हो चुकी। अब हो सकता है कोई पतरा निकलता हो तो मैं कह नहीं सकता लखनऊ में पतरा लिगड़ेगा क्या लिगड़ेगा, लेकिन भाव बढ़ रहे हैं और जिस दिन से गन्ना डलना शुरू हुआ इस सीजन का उस दिन से बड़ा हुआ भाव मिलेगा। मुझे लगता है आज मुख्यमंत्री मुरादाबाद में, हो सके मुरादाबाद में डिक्लेयर कर दें या 2-4 दिन में लखनऊ करें, पर मुझे इस बार उम्मीद है कि पड़ोसी राज्यों के बराबर भाव होने की संभावना हमारी है। जितनी बात हुई मेरे स्तर तक उतनी बात का मैं आपसे बताता हूँ। एक बार फिर मैं भारतीय किसान यूनियन युवा का, विशेष रूप से गौरव टिकैत का, चौधरी जसवीर सिंह भी हमारे बीच में आए, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपने इतना शानदार कार्यक्रम इतनी अच्छी सोच के साथ शुरू किया और मुझे लेट पता लगा। अगली बार जब मैं आपके बीच में आऊंगा, अगर आप कभी संवाद में बुलाएंगे तो मैं औरों की बात भी सुनना चाहूंगा, अपनी बात कहकर चला जाऊंगा, अच्छी बात नहीं। पहले सबकी बात सुने फिर कहें, चूंकि एक यात्रा चल रही है विकसित भारत यात्रा, मुझे उसमें जाना है। अगर मुझे पहली बार आप 2 या 3 दिन पहले बताओगे तो मैं अपना कार्यक्रम इस तरह से बना के आऊंगा कि 2-3 घंटे आपके बीच में रहकर आपके विचार सुन सकूं। चूंकि कोई आदमी बुद्धिमान नहीं होता, कोई नेता ऐसा नहीं जिसके बहुत बड़ी बुद्धि हो। समस्याओं के हल गांव के साधारण व्यक्ति वो हल निकाल देता है, जो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, बड़े से बड़ा नेता या बड़े से बड़ा अधिकारी जो नहीं निकाल सकता। गांव का एक बिल्कुल वैसा व्यक्ति, छोटा किसान, उस समस्या का समाधान बता सकता है। तो अगली बार मैं संवाद के रूप में आपकी बात सुनकर जाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।